नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है केपी एस्ट्रोलॉजी, जी हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति, जो कि ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप किसी के भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट का प्रेडिक्शन क्षण मात्र में कर सकते हैं। आप चुटकी बजाते ही किसी के भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट के माध्यम से उसकी लाइफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेट ये विधा है। इसमें सब लॉर्ड के माध्यम से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति क्या होती है? कृष्णमूर्ति पद्धति में एक्चुअली जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो सब लॉर्ड के बेस पे किया जाता है। कहा जाता है कि जो ग्रह होते हैं, हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ जो है वो ग्रहों के ऊपर बेस्ड होता है। ग्रह किस भाव में होते हैं, किस राशि में होते हैं, उसके ऊपर हमारा प्रेडिक्शन डिपेंड करता है। परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रेडिक्शन जो होता है, जो ग्रह होते हैं वो नक्षत्रों की गाड़ी पर सवार होते हैं। तो ग्रह जो अपना फल देते हैं वो नक्षत्रों के बेस पर देते हैं और यहाँ पर नक्षत्रों को भी सूक्ष्म करने के लिए उनका सब लॉर्ड में डिवीज़न कर दिया। तो एस्ट्रोलॉजी की अगर आपको बेसिक सी जानकारी है तो भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी के चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सीरीज चालू की है केपी एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बस आपका प्यार यूं ही बने रहना चाहिए। वीडियो पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर शेयर कर दें। और केपी एस्ट्रोलॉजी का ऐसा ज्ञान जो आपको कई हज़ार देने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, वो यहाँ पर आपको फ्री में मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का मैं थोड़ा सा एक स्नैपशॉट दे देता हूँ। तो आपको ग्रहों के बारे में पता होगा कि कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया है। राशियाँ, शुभ में कौन कौन आते हैं? जुपिटर, वीनस। अशुभ में कौन कौन आते हैं? सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। यहाँ पर हम मरकरी को बीच में ले लेते हैं, क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार काम करता है। थाली का बैंगन शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो अत्यंत शुभ हो जाएगा, अशुभ ग्रहों के साथ बैठेगा, अशुभ परिस्थितियों में बैठेगा तो अत्यंत ही अशुभ हो जाएगा। तो ये ग्रहों की बेसिक जानकारी है। और राशियों के बारे में भी आपको पता है। शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु हो गए। और पापी ग्रह में यहाँ पर हम सन को भी ले लेते हैं। सन को वैसे तो क्रूर ग्रह मानते हैं, परंतु उसको हम अशुभ ग्रह में भी ले सकते हैं। तो ये ग्रहों का शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में आपको बता दिया। शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। अब राशियाँ आपको बताई थी मैंने। राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। मेष से लेकर मीन तक 12 राशियाँ होती हैं। उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि राशियों के क्या स्वभाव होते हैं। मेरा एक वीडियो है राशियों के ऊपर। उस राशियों वाले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपने समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो 50% एस्ट्रोलॉजी आपको उस वीडियो को देखते ही आ जाएगी, क्योंकि राशियां जो हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। राशियों के जो नेचर होते हैं, राशियों के जो कारक तत्वास होते हैं, अगर वो आपको पता है तो आप इंसान का नेचर जान जाओगे। उसका चार्ट जैसे ही आपके सामने आएगा
तो जिस राशि में जो ग्रह बैठा होगा उसके कारक तत्व देखकर ही आप बता दोगे कि उसका इंसान का नेचर कैसा है, वो कैसी जॉब करेगा, उसके बच्चे कैसे होंगे, उसके स्पाउस का नेचर कैसा होगा, और इस तरीके का कई सारा प्रेडिक्शन जो है आप सिर्फ राशियों के कारक तत्व, राशियों के नेचर और इन सब को देखकर ही बता सकते हैं। तो भाई एक वीडियो देखने से जब आपको 50% एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आ जाता है तो आपको उस वीडियो को याद कर लेना चाहिए, देखना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो आप उस राशि का वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि राशियों के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कितनी तरीके की राशियाँ होती हैं और किसके मालिक कौन कौन से होते हैं। इसके बाद जो ग्रहों की दृष्टियां होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे सूर्य और चंद्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, वहीं मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है 7वीं के अलावा। 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, परंतु सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। वहीं गुरु को 5वां और 9वीं दृष्टि 7वें के अलावा दी हुई है। मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि 7वें के अलावा दी हुई है। शनि को 3री और 10वीं दृष्टि दी गई है 7वीं के अलावा। तो गुरु, शनि और मंगल, इनके पास दो दो दृष्टियां अलग हैं। चूँकि इनको ज़्यादा काम करना है इसलिए इनको ज़्यादा दृष्टियां दी गई हैं। अब इसके बाद जो दशाएं आती हैं आपके नक्षत्रों के ऊपर। आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से आपको दशा आपकी चालू होती है। सपोज आपका चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में हुआ, जैसे धनिष्ठा में, चित्रा में, तो आपकी जो विषमोत्री दशा सिस्टम है वो मंगल से चालू होगी। अब किस प्लैनेट की दशा सिस्टम कितने साल की होती है, तो सूर्य के जो दशा के वर्ष होते हैं वो होते हैं 6, चंद्रमा के जो दशा के वर्ष होते हैं वो होते हैं 10, मंगल के जो दशा के वर्ष होते हैं वो होते हैं 7, राहु के जो दशा के वर्ष होते हैं वो 18 होते हैं, गुरु के जो दशा के वर्ष होते हैं ये 16 होते हैं। शुक्र के गुरु के बाद शनि की दशा आती है। शनि की दशा जो है वो 19 वर्ष की होती है। इसके बाद बुध की दशा आती है जो कि 17 वर्ष की होती है। फिर केतु की दशा आती है जो कि 7 वर्ष की होती है। उसके बाद शुक्र की दशा आती है जो कि 20 वर्ष की होती है। ये एक क्रम है। आपका जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से आपकी दशाएं चालू होती हैं। ये इसी क्रम में चलती हैं। जैसे आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर आपके मंगल के नक्षत्र में है तो आपकी जो दशा है वो मंगल से चालू होगी। मंगल के 7 साल के बाद आपके राहु को 18 साल मिलेंगे। फिर आपकी गुरु की दशा चलेगी 16 साल की। फिर आपकी शनि की दशा चलेगी 19 साल की। फिर आपकी बुध की दशा चलेगी 17 साल की। फिर आपकी केतु की दशा चलेगी 7 साल की। उसके बाद शुक्र की दशा आएगी 20 साल की। फिर सूर्य की दशा आएगी 6 साल की। और सबसे आखिरी में चंद्रमा की दशा आपको मिलेगी 10 साल की। तो ये जो क्रम है वो ऐसे ही रहता है। बस आपके जन्म के समय जो नक्षत्र होता है उसके बेस पे आपकी दशा सिस्टम डिपेंड करती है कि आपको कौन सी दशा मिलने वाली है। सबसे पहले अगर केतु के नक्षत्र में आपका हुआ अश्विनी में तो केतु से आपकी दशाएं चालू होंगी। किस पद में आपका जन्म हुआ नक्षत्र के, उस पद के हिसाब से उस दशा का टाइम आपको डिपेंड करता है। आपके पहले चरण में हुई तो शुरुआत से हो गई, दूसरे पद में हुई तो फिर बीच से हुई, तीसरे में हुई तो बीच से हुई, चौथे में हुई तो सबसे आखिरी के समय आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको किस ग्रह का कितना दशा काल भोगना है वो आपको आपके जन्म के नक्षत्र के बेस पे पता चल जाता है। महादशा के बाद अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, प्राण दशा आती है। ये उसके माइक्रोस्कोपिक जो हैं वो एनालाइजिंग है। इसके बाद नक्षत्र आते हैं। जो कि 27 नक्षत्र होते हैं। अब ये 27 नक्षत्र जो होते हैं वो कैसे आपको याद रखने हैं वो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नक्षत्र कैसे आपको याद रखने हैं। क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं आपके और हर एक प्लैनेट को 3 नक्षत्रास दिए हुए हैं। तो 9 प्लैनेट इंटू 3 नक्षत्रास बराबर 27 नक्षत्रास। राशियां हैं 12, नक्षत्र हैं 27। क्योंकि नक्षत्रास के जो हैं वो पद होते हैं, उन पदों के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है मेष राशि। तो मेष राशि इसमें जो नक्षत्र पड़ता है वो अश्विनी का पड़ता है। अश्विनी के लॉर्ड होते हैं केतु देव। उसके बाद
इसके अश्विनी के 4 पद पड़ जाते हैं। उसके बाद भरणी के 4 पद पड़ते हैं, भरणी के लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव। इसके बाद कृतिका का नक्षत्र आता है, चूँकि सूर्यदेव जिसके लॉर्ड होते हैं उसका 1 चरण इसमें पड़ता है। उसके बाद वृषभ राशि की बारी आती है, तो अब कृतिका का 1 चरण जो है वो मेष राशि में पड़ा। अब कृतिका के जो बाकी 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में पड़ेंगे। तो कृतिका के 3 चरण हो गए, जो कि सूर्य जिसके लॉर्ड हैं। उसके बाद रोहिणी जो है, रोहिणी नक्षत्र पड़ा, जो कि चंद्रमा जिसके लॉर्ड हैं, उसके 4 चरण इसमें पड़े। फिर मृगशिरा, चूँकि एक राशि में 9 चरण आने हैं। मेष में 4 जो हो गए अश्विनी के हो गए, 4 भरणी के हो गए, 1 कृतिका का हो गया। वृषभ में 3 कृतिका के हो गए, 4 रोहिणी के हो गए। अब मृगशिरा इसके बाद आता है जिसके लॉर्ड मंगलदेव हैं, उसके 2 चरण आएंगे। इसके बाद मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि में मृगशिरा के 2 चरण आएंगे, चूंकि मृगशिरा के 2 चरण वृषभ राशि में आ गए। तो मिथुन राशि में अब मृगशिरा जिसके कि लॉर्ड मंगल हैं उसके 2 चरण पड़े। इसके बाद आद्रा जिसके कि लॉर्ड राहु हैं उसके 4 चरण पड़ेंगे। फिर उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आएंगे जिनके लॉर्ड गुरुदेव हैं, उसके 3 चरण पड़ेंगे। तो 2 चरण मृगशिरा के, 4 चरण आद्रा के और 3 चरण पुनर्वसु के, मिला के 9 हो गए। इसके बाद कर्क राशि आएगी। कर्क राशि में अब पुनर्वसु के 1 चरण बचेगा जिसके लॉर्ड गुरुदेव हैं। फिर पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आएंगे जिसके लॉर्ड शनिदेव हैं। फिर अश्लेषा जिनके लॉर्ड बुध हैं उसके 4 चरण आएंगे। इसके बाद अब बारी आएगी सिंह राशि की। तो सिंह राशि में मघा जिसके लॉर्ड केतु हैं उसके 4 चरण आएंगे। फिर पूर्वा फाल्गुनी जिसके लॉर्ड शुक्रदेव हैं उसके 4 चरण आएंगे। फिर इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी जिसके कि लॉर्ड सूर्यदेव हैं उसके 1 चरण आएंगे। फिर कन्या राशि जिसमें उत्तरा फाल्गुनी के जो 3 चरण बचे थे वो आएंगे। फिर हस्त नक्षत्र जिसके लॉर्ड चंद्रदेव हैं उसके 4 चरण आएंगे। फिर चित्रा नक्षत्र जिसके लॉर्ड मंगल हैं उसके 2 चरण पड़ेंगे। उसके बाद बारी आएगी तुला राशि की। तुला राशि में चित्रा के जो 2 चरण बचे थे वो आ जाएंगे। उसके बाद स्वाति नक्षत्र जो कि लॉर्ड राहु हैं उसके 4 चरण आएंगे। उसके बाद विशाखा जिसके कि लॉर्ड गुरु हैं उसके 3 चरण आएंगे। उसके बाद विशाखा के जो 1 चरण बचे थे वो गुरु के नक्षत्र आएंगे। फिर उसके बाद अनुराधा नक्षत्र जिसके कि लॉर्ड शनिदेव हैं उसके 4 चरण। फिर उसके बाद शनि के बाद बुध की दशा आती है तो बुध की नक्षत्र ज्येष्ठा आ जाएंगे जिसके 4 चरण इसमें पड़ेंगे। फिर उसके बाद धनु राशि में अब केतु की बारी आई तो केतु के जो मूल नक्षत्र हैं उसके 4 चरण। उसके बाद शुक्रदेव का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा उसके 4 चरण। उसके बाद सूर्यदेव के जो नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा उसका 1 चरण पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि 4 4 8 हो गए। उसके बाद मकर राशि की बात आएगी तो मकर राशि में उत्तराषाढ़ा का 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। अब कुंभ राशि की बात आएगी तो कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण बचे वो आ जाएंगे। शतभिषा यानी राहु के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद यानी गुरुदेव के नक्षत्र के 3 चरण। अब बची लास्ट राशि, इसमें पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के 4 चरण और रेवती यानी बुध के 4 चरण। इस तरीके से सारे नक्षत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है राशियों में किया गया है। सभी राशियों में जो है 9-9 चरण आते हैं। अब हर एक ग्रह को 3 नक्षत्र दिए गए हैं। तो अगर हम केतु से नक्षत्र चालू होते हैं तो केतु देव से अगर हम चालू करते हैं तो केतु देव के नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, मघा और मूला, ये केतु देव के नक्षत्र हैं। इसके बाद शुक्र देव के नक्षत्र आते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इसके बाद सूर्य देव के नक्षत्र आते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। फिर चंद्रदेव के नक्षत्र आते हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। फिर मंगल देव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। फिर राहु देव के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। फिर गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। फिर शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। फिर बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये हो गए नक्षत्र। नक्षत्रों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें देव प्रकृति के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती। ये जो है वो देव श्रेणी के नक्षत्र हैं। अब मनुष्य श्रेणी के नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा,
उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और आद्रा, ये मनुष्य प्रकृति के नक्षत्र हैं। आपकी जब जन्म कुंडली आपने देखी होगी तो उसमें आपका लिखा होगा गण कौन सा है, मनुष्य गण, देवगण या राक्षस गण, तो वो इन्हीं नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड करती है। अब राक्षस प्रकृति में कौन कौन से आते हैं? कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र, ये राक्षस प्रवृत्ति में आते हैं। ये हो गई ग्रहों की बात, राशियों की बात और नक्षत्रों की बात, जो कि बेसिक्स था, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक आपको बोरियत लग रही होगी, आपने कहा होगा अभी तक तो केपी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब बताते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के जो सामान्य नियम हैं, वो सामान्य नियमों के बारे में आपको हम बताते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के जो नियम हैं उनको सीखने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि की अपेक्षा नक्षत्रों को ज़्यादा बलवान माना जाता है। प्रत्येक ग्रह अपने नक्षाधिपति जो स्टार लॉर्ड होता है के भावों का फल देता है। मतलब जो भी ग्रह है वो अपने स्टार लॉर्ड यानी एसएल, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, एसएल स्टार लॉर्ड यानी कि जो भी ग्रह है वो अपने नक्षत्राधिपति जो उसके नक्षत्र का लॉर्ड है उसके हिसाब से फल देता है। अब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है, उसमें जन्म कुंडली में अगर सूर्य अनुराधा नक्षत्र में स्थित है तो हम जानते हैं कि अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो शनि देव है। तो इसमें जो सूर्य फल देंगे वो शनि देव के हिसाब से देंगे। तो शनि देव इस जन्म कुंडली के लिए सूर्य का स्टार लॉर्ड हो गए। तो इस तरीके से हम स्टार लॉर्ड को निकालेंगे। चलिए स्टार लॉर्ड के बारे में आपको एक एग्जाम्पल देते हैं स्टार लॉर्ड के बारे में आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आपको समझ आएगा कि हाँ स्टार लॉर्ड क्या भला है, कैसे स्टार लॉर्ड जो है फल देता है। तो सबसे पहले तो एक कुंडली बना लेते हैं। सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली यानी काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं। अब इस मेष लग्न की कुंडली में सपोज यहाँ पर जो है वो चंद्रदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं और चंद्रदेव के जो नक्षत्र लॉर्ड हैं वो सपोज सैटर्न है यानी अनुराधा। मतलब मून जिस नक्षत्र में है वो अनुराधा है। अब अनुराधा के जो लॉर्ड होते हैं वो सैटर्न देव होते हैं। अब सैटर्न सपोज इस कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते थे कि अगर मून दूसरे घर में बैठा है तो वो उसके हिसाब से फल देगा, परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति में चूंकि उसका फल जो है वो स्टार लॉर्ड देता है उसका, और यहाँ पर मून का स्टार लॉर्ड जो है अनुराधा का जो लॉर्ड है, मतलब मून का जो स्टार हुआ वो अनुराधा हुआ और अनुराधा का जो लॉर्ड सैटर्न, यानी सैटर्न क्या हो गया, स्टार लॉर्ड हो गया। इसको आप अच्छे से समझिए चूँकि ये आगे चलेगा। स्टार यानी स्टार को हम यहाँ पे ले लेते हैं नक्षत्र लॉर्ड माने उसका स्वामी, तो नक्षत्र का स्वामी फल देगा। अब सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है चौथे घर में, तो अब मून जो फल देगा, जब इसमें इस जातक को मून की दशा मिलेगी तो मून की दशा में जो इसको फल मिलेंगे वो अगर आप वैदिक के हिसाब से देखेंगे तो दूसरे, और जो मून की इसकी राशि है वो चौथे घर में है तो दूसरे और चौथे घर के मिलेंगे। परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति क्या कहती है, चूँकि मून का जो स्टार लॉर्ड है वो सैटर्न है तो सैटर्न के हिसाब से इसको फल मिलेंगे। अब सैटर्न किस घर में बैठा हुआ है, सैटर्न चौथे घर में बैठा हुआ है। सैटर्न की राशियाँ कहाँ पर हैं, 10वें घर पे हैं और 11वें घर पे हैं। तो जब मून की दशा आएगी तो उसको इन भावों के फल मिलेंगे, यानी चौथे घर के फल मिलेंगे, 10वें घर के फल मिलेंगे
और 11वें घर के फल मिलेंगे, ये कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है। अब वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसका निर्धारण जो है वो सब लॉर्ड करेगा। अभी स्टार लॉर्ड था ये, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्राधिपति। अब नक्षत्राधिपति का जो फल होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका निर्धारण सब लॉर्ड करेगा। अब सब लॉर्ड के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि 2 कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली तो आपने देखी होगी कि जो राशि कुंडली होती है, और दूसरी कुंडली इसमें जो होती है वो भाव यानी भाव चलित कुंडली, जिसको निरायण भाव चलित कुंडली कहते हैं। तो इसमें जो निरायण भाव चलित कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं जिस भाव में, उस भाव के हिसाब से वो फल देते हैं। तो इसकी जो कुंडली एक दूसरी होती है निरायण भाव चलित कुंडली, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि निरायण भाव चलित कुंडली में जो ग्रह हैं वो कैसे हैं। अब राशि कुंडली में एक भाव में एक ही राशि होती है, परंतु भाव चलित में एक राशि एक से ज़्यादा भाव में हो सकती है। जैसे यहाँ पर 10वें घर में 10वें नंबर की राशि लिखी हुई है, तो हो सकता है कि 10वें नंबर की राशि निरायण भाव चलित जो में है वो 10वें और 11वें दोनों भावों को रूल कर रही हो, और कई राशियां गायब हो गई हों। तो निरायण भाव चलित में ऐसा ही रहता है। तो ये देखिए, जब आप वैदिक में देखेंगे तो वैदिक में आप देखेंगे कि राशि कुंडली में जो सैटर्न है वो कैसे फल देगा आपको। सैटर्न चूँकि तीसरे घर में है तो तीसरे घर का फल देगा। उसकी राशियां कहाँ कहाँ हैं, 10वां घर में हैं, 11वें घर में, ऐसे फल देगा। वहीं अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस कैसे फल देगा, वीनस कहाँ बैठा है, 4 नंबर पे, तो चौथा घर। इसके बाद उसका राशि जो है वो दूसरे घर पे है, और उसकी एक राशि जो है वो 7वें घर पे है। वहीं अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है वो दूसरे घर पे है, उसकी राशियां जो हैं वो 9वें में हैं और 12वें में हैं। तो ऐसे हम वैदिक में देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे फल देंगे। परंतु वहीं जब इस राशि कुंडली में हम बात करेंगे, इस राशि कुंडली में जो भाव चलित कुंडली जब बनेगी इसकी, तो वो ऐसी बन के तैयार हुई। अब अगर हम इसके हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा कि सैटर्न 3, 10, 11 का फल देगा, वीनस 4, 2, 7 का फल देगा, जुपिटर 2, 9, 12 का फल देगा। परंतु केपी के हिसाब से अगर हम सैटर्न के फलों की बात करें तो सैटर्न क्या फल देगा, सैटर्न कहाँ बैठा है, दूसरे घर में आ गया, दूसरे भाव में आ गया, तो सैटर्न दूसरे भाव का फल देगा। अब सैटर्न की राशियाँ कहाँ कहाँ लिखी हैं, सैटर्न की राशियाँ 10 और 11 में लिखी हैं। तो सैटर्न जो फल देगा वो तीसरे का फल ना देके यहाँ पर 2, 10, 11 का फल देगा। यहाँ पर हम देख रहे थे 3, 10, 11 का फल दे रहा है, परंतु यहाँ पर सैटर्न का जो भाव है वो बदल गया। अब वीनस का भाव देख लेते हैं कि वीनस किसका फल देगा। तो वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है चौथे में, तो चौथा। अब वीनस की राशियाँ जो 2 और 7 हैं वो कहाँ कहाँ हैं, एक तो 3 नंबर में आ गई, एक 7 नंबर में आ गई, और एक आ गई 8 नंबर में। तो वीनस आपको फल देगा 4, और एक और इसकी राशि आ गई दूसरे घर में, चौथे में खुद बैठा हुआ है, दूसरी राशि इसके दूसरे घर में और तीसरे घर में, और इसकी 7वीं राशि जो है वो 7वें घर में और 8वें घर में। तो इस प्रकार से वीनस जो है 4, 3, 7, 8 और 2 के फल देगा। अब जुपिटर देव की बात कर लेते हैं। तो जुपिटर देव बैठे हुए हैं यहाँ पर 1 नंबर में। अब जुपिटर देव की राशियाँ जो हैं 9 नंबर की राशि 9 नंबर में है, और इनकी जो 12 नंबर की राशि है वो 12वें पे ही है। तो यहाँ पर इनका ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये दूसरा था, यहाँ पर ये पहले घर पे आ गए, यहाँ दूसरे पे थे, यहाँ पहले पर आ गए। वहीं सैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ तीसरे में थे, यहाँ दूसरे घर पे का रिजल्ट देंगे। वहीं वीनस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, सिर्फ 4 और 7 सेम है, 2 की जगह यहाँ पर 2 भी है, यानी 4, 2, 7 तो है ही, यहाँ पर 4 भी है, 2 भी है, 7 भी है, 3 और 8 और ऐड हो गए। तो इस तरीके से जब निरायण भाव चलित के हिसाब से हम कुंडली देखते हैं तो वो ऐसे रिजल्ट देगा। अगर आप वैदिक से देखा होगा
तो ये रिजल्ट, इस रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। परंतु जो केपी के हिसाब से जब हम चार्ट प्रेडिक्शन करते हैं तो वो इस तरीके से अलग उसका रिजल्ट आता है, और वो गणना, उसका फल कैसा होगा वो उसका सब लॉर्ड बताता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी यानी CSL का संबंध मुख्य भाव से और सहायक भावों से होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह का मुख्य भाव 7वां भाव होता है, तथा सहायक भाव दूसरा यानी कुटुंब का भाव और 11वां यानी लाभ का भाव होता है। तो अब यदि 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी CSL कस्पल सब लॉर्ड, यहाँ पर सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड, ये 3-4 टर्म्स जो हैं वो बार बार आएंगे, वो आपको याद रखने होंगे। तो कस्पल सब लॉर्ड का संबंध उसके नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड और उसके उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार से 2, 7 और 11 से बनता है तो विवाह होगी। सपोज अगर हमें यहाँ पर किसी के विवाह की गणना करनी है तो विवाह के लिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि 7वां भाव है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि 7वां भाव जो है, यहाँ 7वें भाव का जो स्टार लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है, जो कस्पल सब लॉर्ड है, वो 2, 7 और 11 अगर दे दिया तो शादी हो जाएगी। वहीं अगर उसके निगेटिव फल दे दिए, जैसे 2 का निगेटिव, कहते हैं कि किसी भी घर का निगेटिव घर उसका 12वां घर होता है, तो 2 का निगेटिव हो गया 1, 7 का निगेटिव हो गया 6, 11 का निगेटिव हो गया 10। अगर उसने 1, 6 और 10 दे दिए तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है वो गणना करते हैं। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने अभी बताया आपको कि उसका 12वां भाव जो होता है उसका निगेटिव होता है। जैसे 2 का 12वां 1 हो गया तो निगेटिव हो गया, 7 का 12वां 6 हो गया तो निगेटिव हो गया, 11 का 12वां भाव 10 हो गया, तो ये उसके निगेटिव भाव हो गए। तो जब भी आप किसी रिजल्ट का यहाँ से प्रेडिक्शन करते हैं तो अगर उसने उससे संबंधित रिजल्ट दे दिए, यानी उसके कस्पल सब लॉर्ड या उसके स्टार लॉर्ड या उसके सब लॉर्ड ने उन भावों से संबंधित रिजल्ट दे दिए तो फिर वो परिणाम होगा, और अगर उससे 12वें दे दिए तो वो परिणाम नहीं होगा। अब जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6, 8 और 12 को नेगेटिव घर मानते थे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 6 को तो बहुत अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि 6 का संबंध सर्विस से होता है, 6 का संबंध लाभ से होता है, तो 6 को यहाँ हटा दीजिए। यहाँ पर 8 और 12 को नेगेटिव मानते हैं। 8 यानी कि कष्ट, 12 यानी कि वो घटना नहीं होगी, 12 माने लॉस। तो जब भी आपको किसी का परिणाम देखना है, किसी का रिजल्ट देखना है, उसके रिजल्ट देखने में यदि उसमें 8 और 12 आ गए, यदि 8 सिर्फ आया तो उस परिणाम के होने में कष्ट होंगे, और अगर 8 और 12 दोनों हो गए तो कष्ट के साथ साथ वो चीज़ छूट भी जाएगी। तो इस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी में 8 और 12 का अपनी एक अलग अहमियत है। तो अब केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुभ भाव कौन कौन से हो गए? केपी के हिसाब से 8 और 12 जो है वो नेगेटिव हैं। अगर किसी के भी रिजल्ट में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें 8 और 12 नंबर आ गए तो वो फल नहीं देगा। अब केपी के हिसाब से जो शुभ भाव हैं वो कौन कौन से हैं? तो केपी के हिसाब से जो शुभ भाव हैं वो 1, 2, 3, 6, 10 और 11, जिसमें से 2, 6 और 11 ये अत्यंत शुभ हैं। जब 2, 6 और 11 किसी भी रिजल्ट में आ जाए तो समझ लीजिए कि वो चीज़ हो ही जाएगी। अब अशुभ इसमें से कौन कौन से बचे? चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां। यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी में वैदिक में 5 और 9 को अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु यहाँ पर चूंकि 5 जो है वो 6 को निगेट कर रहा है और 9 जो है वो 10 को निगेट कर रहा है, इसलिए इनको यहाँ पर अशुभ भाव लिया जाता है।
तो अगर कोई आपसे सर्विस के बारे में पूछने आ रहा है तो सर्विस का जो है वो 10वां नंबर होता है। तो सर्विस के भाव में अगर 9 नंबर आ गया तो इसका मतलब उसको जॉब नहीं मिलेगी। वहीं अगर कोई इंसान जो है अपने सर्विस जॉब से रिलेटेड पूछने आ रहा है, उसके उसमें 5 नंबर आ गया तो इसका मतलब उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसमें इनको अशुभ भाव बोला जाता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है, जैसे सपोज सूर्य अपने ही नक्षत्र में हुआ, मंगल अपने ही नक्षत्र चित्रा में हुआ, तो वह ग्रह बलवान माना जाता है। और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता, यानी कि सपोज मंगल जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता वो ग्रह भी बलवान माना जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यदि घटना के मुख्य भाव के CSL यानी कस्पल सब लॉर्ड का उपनक्षत्र स्वामी SL उस घटना को नकार दे तो घटना जीवन भर घटित नहीं होगी, परंतु यदि SL सब लॉर्ड घटना के पक्ष में हो तो घटना जरूर घटित होगी। यदि उपनक्षत्र स्वामी के साथ साथ नक्षत्र स्वामी भी घटना के पक्ष में ना हो तो घटना सुगमता से घटित हो जाएगी। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो ग्रह खुद के अपने नक्षत्र में है तो वो पावरफुल है। यदि कोई ग्रह अपने नक्षत्र में है तो वह बलवान माना जाता है। और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं हो, यानी इस ग्रह यानी सपोज सैटर्न है, सैटर्न के जो नक्षत्र है उनमें कोई भी ग्रह ना हो तो फिर सैटर्न भी बलवान माना जाएगा। यानी जो ग्रह अपने नक्षत्र में हो वो बलवान है, या फिर जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह ना हो, यानी वो किसी की सवारी ना बना हो और वो अपनी सवारी खुद कर रहा हो। इसको मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि चूंकि ग्रह नक्षत्रों की गाड़ी में सवार होते हैं तो ग्रह अपनी गाड़ी खुद हो उसकी, तो वो पावरफुल हुआ। या फिर वो किसी दूसरे ग्रह के लिए गाड़ी का काम ना करे, मतलब उसकी गाड़ी पे कोई दूसरा ग्रह सवार ना हो, तो फिर वो पावरफुल होगा और अपने रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा। जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी निकालेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो उसमें आपको CSL दिखाई देगा, कस्पल सब लॉर्ड। फिर एक टर्म आता है स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड मैंने आपको बताया, स्टार यानी नक्षत्र, लॉर्ड यानी स्वामी। फिर उसके बाद आता है सब लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी। तो इसमें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ये 3 टर्म जो हैं वो मेन होते हैं। अब कस्पल सब लॉर्ड जो होता है वो पेड़ होता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ कि कस्पल सब लॉर्ड जो है वो फल हो गया। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कस्पल सब लॉर्ड जो है वो ट्री हो गया, पेड़ हो गया। स्टार लॉर्ड जो हो गया वो उसका फ्रूट हो गया। अब सब लॉर्ड जो है वो उसका कैसा फ्रूट होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, ये बताता है। तो अगर आपका पेड़ आम का है तो आपका आम आएगा, और आम मीठा है कि खट्टा वो सब लॉर्ड बताएगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल होता है। तो अगर सब लॉर्ड ने आपका कितना भी अच्छा पेड़ हो, आम का पेड़ हो, खूब अच्छा आम लगा हो, परंतु अगर इसने नकार दिया नेगेटिव, तो आम अगर कड़वा निकल गया तो फिर उस आम का कोई फल नहीं रहा। तो इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सब लॉर्ड को दी जाती है, फिर स्टार लॉर्ड को दी जाती है, और आखिरी में आता है कस्पल सब लॉर्ड, यानी कि जो आपका प्लेनेट हुआ वो। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कस्पल सब लॉर्ड, स्टार सब लॉर्ड और सब लॉर्ड कैसे दिखते हैं कुंडली में। वो मैं आपको एक एस्ट्रोसेज से एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये खुल गई एस्ट्रोसेज की कुंडली। इसमें मैंने कोई भी ऐसे ही कुंडली डाल दी है। इसमें हम बर्थ चार्ट कुंडली की तरफ चलते हैं। इस पर यहाँ पर ये साइड में केपी सिस्टम ऐसे दिया हुआ है। तो केपी सिस्टम को जो आप ऐसे खोलेंगे तो केपी सिस्टम आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर इसकी भाव चलित कुंडली आ गई। इसके सिग्निफिकेटर पे आप जब करेंगे तो
ऐसे सिग्निफिकेटर निकल के आएंगे इसके। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका केपी चार्ट जो है वो निकाल लिया है। तो ये इसका कुंडली बनकर आ गई, जो कि नारायण भावचरित कुंडली बनकर आई। अब इस नारायण भावचरित कुंडली में आप यहाँ पर देखेंगे कस्पल पोजीशन। कस्पल यानी कि जो उसकी भावों, कस्प यानी भाव, कस्पल पोजीशन यानी भावों की पोजीशन जो है वो कैसी है। तो इसके देखिए जो पहला भाव है उस पर 12 नंबर राशि लिखी है। तो अब 12वां भाव यानी 12वां यानी कस्प, कस्प यानी भाव, कस्प यानी भाव। अब कस्पल सब लॉर्ड क्या हुआ, 12वें भाव का लॉर्ड कौन हुआ, तो ये देखिए 12वां यानी पहले भाव का जो लॉर्ड हुआ, राशि लॉर्ड या कस्पल सब लॉर्ड, वो जुपिटर हुआ। अब जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड यानी स्टार लॉर्ड कौन सा है, यहाँ पर मरकरी है, मतलब जुपिटर जो है वो मरकरी के नक्षत्र पे है। अब इसका जो सब लॉर्ड है मरकरी का, वो मरकरी है, यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरे घर का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो मार्स है, और उसका जो स्टार लॉर्ड है वो वीनस है, और यहाँ पर जो उसका सब लॉर्ड है वो सैटर्न है। इस तरीके से हर एक कस्प के बारे में उसका कस्पल सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद सब लॉर्ड जो होता है ये अत्यंत सूक्ष्म विवेचन करने के लिए होता है, यानी प्रत्यंतर दशा, ये विषमोत्ती दशा के बाद जो सूक्ष्म दशाएं आती हैं, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, उसको देखने के काम में आया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो ये सब लॉर्ड होता है। यहाँ पर सब लॉर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका पेड़ हो गया, ये आपका फल हो गया, और ये आपका उसका फल कैसा होगा, ये सब लॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है वो सिग्निफिकेटर्स देखे जाते हैं। तो ये तो हो गया आज केपी का बेसिक्स। मैंने आपको बताया राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, और कई सारी चीज़ें बताई। स्टार लॉर्ड के बारे में बताया, कस्पल सब लॉर्ड के बारे में बताया, सब लॉर्ड के बारे में बताया, नारायण भावचरित कुंडली के बारे में बताया, और कैसे प्रेडिक्शन देखते हैं। जैसे विवाह का एग्जाम्पल मैंने बताया कि उससे रिलेटेड जो भाव होते हैं 2, 7 और 11, अगर ये आपके उसमें आ गए, जो आपके सिग्निफिकेटर है कस्पल सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड या फिर सब लॉर्ड के उसमें, तो फिर आपका रिजल्ट प्लस होगा। अगर नहीं आया तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जिस भी भाव से संबंधित प्रश्न होता है, अगर आपका जॉब से संबंधित प्रश्न होता है तो उसमें 6, 10 और 11 आना चाहिए। अगर उससे 12वां आ गया, निगेट कर दिया, 6 का निगेट 12वां 5 हो गया, 10 का निगेट 9 नंबर हुआ, 11 का निगेट 10 नंबर हो गया, तो अगर ये आ गए तो फिर आपको उससे लाभ या फिर उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे भावचरित कुंडली बनती है और कैसे भावचरित कुंडली आप खुद से बना सकते हैं। एक अपनी कुंडली से आप नारायण भावचरित कुंडली को कैसे बना सकते हैं, और क्यों नारायण भावचरित कुंडली में कुछ राशियां गायब हो जाती हैं, कुछ राशियां 2 भावों में आती हैं, ये सब मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इतनी मेहनत करने के बाद, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सभी तरीके की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।